ठीक है हम बता रहे हैं हाँ हमने टास्क किया है देखो नहीं होता ठीक है ट्रेनिंग है अरे मेन की बहुत सही रहा है एक कौन थे पाकिस्तान पाकिस्तान हारना चाहिए पाकिस्तान हार रहा है भाई पाकिस्तान हार रहा है क्या बता दीजिए Barbarism 43 of 34 पहला कौन सा हिस्ट्री अरे पाकिस्तान 95% प्रोबेबिलिटी सबसे सिंपल मेरी जिंदगी का आइडिया कोई क्लास तेरा ही मेरे ये को भी नाशी है इसका पता कारण क्लास के मैं ऊपर करना बिगाड़ और ये काम तेरे को चीजें बताए सही को सिया वाली मेरी फोन छपी है हाँ छपी है पता नहीं वाले कितनी बड़ी है कितनी बड़ी मतलब काम में थोड़ी बड़ी ये आईडी से नहीं मारे छपी के लेवल पे है भाई डबल माइंड बहुत आरएस से मुझे कोई है बॉयफ्रेंड नहीं कुछ ऐसा किसी भी बना ले बड़े फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सब स्ट्राइक कोड देगा साथ में आप ऑप्शन कॉमर्स में जो भी लगता है काम भी रहेगा आगे क्लास में एक पहले से कर दो मैंने वाली मांगी है इलेक्ट्रिक में क्लाइंट किया था उसके सारे काम में से भी बाहर कर उसके बारे में ये बात भी है ये हाँ छोटा छोटा कनिष्ठ पता है हाँ कनिष्ठ बात है उसका कनिष्ठ ये क्या सॉरी मीठा कैंसर से कैसे हाँ अच्छा हाँ कैंसर से ये क्या है अबे एक मिनट सच्ची कैंसर है अरे हाँ नहीं चाय चाय को
मेरी चांसेस को डर से ये बीमारी है इधर भाई बड़े ज्ञान वाले लोगों को पूछना पड़ेगा सोमवार से पूछना पड़ेगा ये हम देखे अगर ऐसा पढ़ोगे ना पढ़ो ये गणित अबे भाई बहुत बड़े आंकड़े देती है मैंने इसकी ये वाला पहले इंस्टा में काफी इंस्टा पे अरे उसकी मम्मी स्कूल में वही होता है अच्छे से अरे मत लेकिन मुझे क्या है नाच देख रहे थे नाच देख रहे नाच अच्छी ये ना ये काट मोबाइल हमारे क्लास के लड़के हमने गेस्ट आया मेरे आया मेरी बहन ने को भाई क्यों बोली थी और पायल चला इतना नीचे चला गया इसका चैट कितने अरे भाई किधर है किधर है बस खेल रहा था भाई फिर यार Good evening. Say good evening. What's wrong with you? As we were studying about First World War in the last class, I was supposed to start with
Treaty of Versailles, right? The results of the war. So the first thing that they did after First World War was sign Treaty of Versailles. अब क्या हो रहा था कि वॉर चल रहा है, वॉर अगर चल रहा है तो ऐसे में आपस में बैठकर बातचीत करने का तो टाइम नहीं बचा रहेगा। So naturally in that situation, अगर इमीडिएटली वॉर रोकना है तो एक आर्मिस्टाइज साइन करना पड़ेगा। ये आर्मिस्टाइज नवंबर 11, 1918 में साइन कर दिया जर्मन गवर्नमेंट, और इमीडिएटली हर जगह पे बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ वॉर रोक दिया गया। बट इतने बड़े लेवल का अगर वॉर करते हैं कि पूरा वर्ल्ड ही इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या सिर्फ एक आर्मिस्टाइज साइन कर छूट सकते हैं? नहीं, पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। किसी एक के मत्थे सारा एग्जाम मरना था कि भाई इसकी वजह से हुआ है वर्ल्ड वॉर 1, तो इसके लिए डिसाइड हुआ दैट दे विल फॉर्म सम ट्रीटीज। ये ट्रीटी क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन किया गया था। Three major victorious powers, the one is ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए, तीनों मिलते हैं वर्सेल नाम की जगह पर। This was the first conference that was held at a suburb of Paris. Suburb मतलब outskirt, outskirt means suburb. So basically थोड़ा पेरिस से थोड़ा दूर एक जगह है, वहां पर वर्सेल में ये लोग मिलते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि किसको क्या पनिशमेंट दे। और ये डिसीजन इतना आसान नहीं था क्योंकि तीन जो विक्टोरियस पावर्स थी, तीनों चाहती थी कि तीनों के पॉकेट्स बहुत सारे पैसों से भर जाए। कौन देगा इन्हें ये पैसा? हारने वाली कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सबको लूटना चाहते थे। ऐसे में यूएसए अपनी बात बता रहा था, ब्रिटेन अपनी बात बता रहा था, और फ्रांस अपनी बातें बता रहा था। लेकिन ऐसे में यूएसए कहते हैं कि भाई हमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा लीनियंट रहना चाहिए जर्मनी के साथ। तो यूएसए की बात लोग मानना नहीं चाहते। वुड्रो विल्सन उस समय यूएसए के क्या करेगा? प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट। उन्होंने कुछ 14 पॉइंट्स लिखकर बताया कि भाई हम ऑस्ट्रिया हंगरी से ये वाली जगह ले लेंगे, और जर्मनी से कहेंगे कि राइनलैंड सबमिट कर दे, चेकोस्लोवाकिया नया शहर बनाएंगे, पोलैंड नई कंट्री बनाएंगे। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने लिख के दिए। तो वुड्रो विल्सन की लिखी हुई ये पॉइंट्स भी हजम नहीं होगी इसे ब्रिटेन और फ्रांस को। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तू तो अभी अभी आया ना वॉर में, शुरू से तो कौन थे? हम दोनों थे। रशिया तो बीच में छोड़ के भाग गया 1917 में, और कहीं तभी जाके तुम्हारी एंट्री हुई है यूएसए, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए। तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो हम बाद में सोचेंगे। मेरा मार्कर मुझे छोड़ के चला। एनीवेज रहने दो। तो किसको क्या देना है ये बाद में सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हम डिसाइड करेंगे ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि हम क्या थे? शुरू से इस वॉर में इन्वॉल्व थे। तो सबसे बड़ा मुंह तो हम दोनों ही खोलेंगे और सबसे ज्यादा पैसे भी हम दोनों ही लूटेंगे। ऐसे झगड़े हो गए थे किनके बीच? एलाइज के बीच। कौन है आपके तीन एलाइज? एक तो है आपका ब्रिटेन, फिर है फ्रांस, और फिर रहा आपका यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट ने वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स लिख के बताया, कहा कि इस 14 पॉइंट्स के हिसाब से हम जो भी पनिशमेंट देना है या जो भी पेनल्टी वसूलनी है वो वसूलेंगे। लेकिन ये 14 पॉइंट्स भी इनको अच्छे नहीं लग रहे थे, बट अल्टीमेटली इसी 14 पॉइंट्स के बेसिस पर ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को बनाया। अल्टीमेटली इट वाज एग्रीड दैट ठीक है भाई, अब यही 14 पॉइंट्स के मदद से हम क्या करेंगे? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को बनाएंगे। तो बेसिकली ये कोई पीस ट्रीटी वीटी नहीं, ये तो एटम बॉम्ब था, बस इसको जलाना बाकी था। इसी के वजह से तो सारा का सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थोड़ी अच्छी होती, मतलब थोड़ी सी लीनियंट होती, तो आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। लेकिन ये सारे एलाइज जो थे तीनों,
ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ये लूटना चाहते थे, किसे? हारे हुए कंट्रीज को। और सबके लूटने के कॉन्सेप्ट अलग अलग थे। ठीक है भाई, सबको पैसे ही चाहिए ना, तो लूट एक तरीके की हो जाती। लेकिन किसी को कोल माइंस चाहिए थे, तो किसी को लैंड या टेरिटरीज चाहिए थी, तो किसी और को कुछ और ही चाहिए था। इटली तो सबसे ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो गया था इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। उसे लगा था कि उसको बहुत कुछ मिलने वाला है अगर वो ब्रिटेन से हाथ मिलाएगा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला था। और इनफैक्ट ये जब ट्रीटी बनाई गई थी तब खास तौर पे उसको पूछा भी नहीं गया कि भाई इटली तू हमारे साथ आके जुड़ा था, तुझे क्या क्या चाहिए। वो भी पता था अपनी इच्छा, लेकिन उसको किसी ने इंक्लूड ही नहीं। खैर, लेकिन अल्टीमेटली जनवरी और जून के बीच जैन एंड जून के बीच, कब? 1919 में ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल के सारे पॉइंट्स बन चुके थे। 27 कंट्रीज आए हुए थे इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को बनाते समय, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखते समय। इंडिया भी था इसमें। हमारे उस समय के वाइसरॉय गए थे पेरिस, और साथ ही साथ बीकानेर के जो राजा थे गंगा सिंह, वो भी गए थे। हाँ गए थे। अब फैक्ट है, मैं क्या, मैं तो नहीं बदल सकती ना, उनका नाम यमुना सिंह तो नहीं कर सकते, गंगा सिंह भी है तो वो गए थे। तो वो क्यों गए, बाकी वाले सिंह लोग क्यों नहीं गए, तो ये इसका भी कोई जवाब नहीं है। फ्रेंड हुए होंगे उस समय के वाइसरॉय के, तो चले गए। तो उनका भी एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ भी, पेंटिंग है उस समय का। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जब एक पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, पॉइंट्स बने थे, तो उस समय की जो फोटोग्राफ है उसमें एक आदमी आपको दिखेगा जरूर, वो हाथ में कुछ पेपर लेके खड़ा है, वही गंगा सिंह है। जो बैठे हुए लोग हैं वो सारे ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस के लोग है, वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। कभी मिले टाइम फुर्सत से देख लेना गूगल पर। देन ये 27 कंट्रीज वहां जाते हैं, अपनी हामी भरते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल के लिए, कहते हैं कि भाई तुम करो, तुमको जो जो लेना है, लूटना है, हारने वाली कंट्री से लूटो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी के साथ लॉर्ड जॉर्ज, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन और जॉर्ज क्लेमेंसी जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, तीनों ने एक ट्रीटी को बनाया। अब ये ट्रीटी को बनाते समय फ्रांस को बड़ी आग लगी हुई थी। फ्रांस चाहता था कि जर्मनी को मैं पूरी तरह से तबाह कर दूं। कौन चाहता था बेटा ये? क्यों फ्रांस? ब्रिटेन और यूएस भी तो इन्वॉल्व थे, यूके यूएस भी तो थे, लेकिन वो इतना तबाह नहीं करना चाहते थे जितना फ्रांस तबाह करना चाहता। किसे तबाह करना? उसको, जर्मनी। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ देखो, यहाँ कौन है? फ्रांस है, इसके बगल में आती है आपकी जर्मनी। फिर यहाँ थोड़ा ऊपर देखो तो आपको ग्रेट ब्रिटेन दिखेगा, और वहां थोड़ी दूर पर आपको यूएसए दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो सबसे ज्यादा नजदीक का कौन है? जर्मनी के लिए फ्रांस। ठीक है, और ये मेन लैंड शेयर कर रहा है बेटा, यहाँ से आ जा सकते हैं फ्रांस और जर्मनी के लोग, लेकिन यहाँ पे तो बीच में थोड़ा सा पानी है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पानी है, तो ये पानी वाले कंट्रीज हो गए। ये दोनों तो इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे पाते ना, मेनलैंड से तो जुड़े हुए नहीं है। तो सबसे ज्यादा बर्बादी भी जर्मनी ने किसकी करी थी? फ्रांस की करी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बर्बाद कर दिया? जर्मनी ने बर्बाद कर दिया। किसका? फ्रांस का। बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था फ्रांस के। किसने? जर्मनी ने। पूरी की पूरी भड़ास निकाल दी थी उसने। तो अब क्या होना था? क्या होगा? तुम क्यों हंस रहे हो बेटा? वैसे इतने दिनों बाद आप आए इस क्लास में, किस मुहूर्त पर आज आना हुआ बेटा इस क्लास में आपका? वेकेशन पे थे? चलो ये अच्छा है। कहाँ घूम के आए? जर्मनी या फ्रांस या कहाँ गए? कहाँ गए? मुझे लगा जरा वर्ल्ड वॉर वन के पन्ने पलटने वहां चले गए। ठीक है, देर से ही सही है कि ना तो गए क्लास में, इसी बात की खुशी है। चलो, तो अल्टीमेटली क्या होना था? फ्रांस को पूरा का पूरा गुस्सा निकालना था, रिवेंज निकालना था। किसने? जर्मनी से। क्योंकि अब एलाइज के साथ जुड़कर फ्रांस ने क्या कर दिया? वर्ल्ड वॉर वन जीत लिया है। अब वो चाहता है कि मैं जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद करूंगा, लेकिन यूके और यूएस इतना बर्बाद नहीं करना चाहते जर्मनी को। मतलब ब्रिटेन और अमेरिका
थोड़ा सा लीनियंट हो रहे हैं, किसके साथ, जर्मनी के साथ। अब ऐसा क्यों? लूटना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई वो भिखारी बन जाए। तो ऐसा क्यों चाहते हैं कि उसके पास थोड़ा सा पैसा बच जाए, लेकिन इतना खराब भी उसका सिचुएशन ना हो इकोनॉमिकली। नहीं रे, तभी थोड़ी ना किसी ने सोचा था वर्ल्ड वॉर 2 में जाएगा। क्या बेटा? इंटरेस्ट ठीक है, वो तो उसकी समस्या है ना, लेकिन जर्मनी की उसमें ये क्यों इसके हित के बारे में सोचने लगेंगे। तो यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, जो यूएस और यूके थे, दोनों अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट्स बना के लेके आते थे ना, उसको कहीं ना कहीं जर्मनी के मार्केट में बेचते थे। अब अगर जर्मनी इतना बुरी तरह से पुअर हो जाएगा कि उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, तो इनके मार्केट में जाकर वो इनकी चीजें खरीदेगा? खरीदेगा? वो बोलेगा नहीं, जा मेरे को तो ऐसे कुछ नहीं खरीदना है, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मैं खाना खा के सो जाऊंगा, मुझे कुछ कपड़े वपड़े खरीदने की इंटरेस्ट नहीं। यही कहेगा ना जर्मनी, इससे ब्रिटेन और यूएसए से। तो यूएसए का ट्रेड बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता अगर जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह कर दी होती। लेकिन फिर भी ब्रिटेन और यूएसए की बातें ज्यादा तो किसी ने मानी नहीं, और अल्टीमेटली फ्रांस ने अपनी मनमानी कही, और फ्रांस के जो जॉर्ज क्लेमेंसियो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही हार्श ट्रीटी बना दी थी वर्सेल की। और इस ट्रीटी को जब बनाया जा रहा था, उस समय रशिया को नहीं बुलाया। अब आप जानते हैं इस पूरे लिस्ट में, एलाइज के टीम में इटली भी था, और 1917 तक तो रशिया भी था। इसने तो 1917 तक साथ निभाया था, लेकिन रशिया को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। रशिया से कहा जाता है कि हम तुमको नहीं बुला रहे इस ट्रीटी को बनाते समय। इटली को बुलाया जाता है, लेकिन ज्यादा बातें ही नहीं सुनी जाती। कच्चा लूट टाइप्स, कैसे मतलब उठा के रख देते हैं ना कि हाँ कुछ तो बोल रहा है, जाने दो, बोलने दो, वैसा कर दिया इटली के साथ। और रही बात डिफीटेड कंट्रीज की, जो भी लोग डिफीटेड थे इसमें, सेंट्रल पावर्स, उनको भी नहीं बुलाया गया था। भाई उनके बारे में ही तो आप ये सारी ट्रीटी बना रहे हो, उनको भी तो बुलाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि हम तुमको इतना सारा लूटने वाले हैं, कम से कम बताओ तो उनको। लेकिन उन्हें बताया भी नहीं गया कि हम तुमको इतना लूटने वाले हैं। मान लो अगर आपको आपकी स्कूल की प्रिंसिपल कोई पनिशमेंट दे रही है, तो कम से कम अपने कैबिन में बुलाएंगे, बताएंगे कि तुमने ये गलती की है, इसीलिए हम तुमको ये पनिशमेंट दे रहे हैं, तुमको स्कूल से 5 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। उसको खुशी हो रही है, होना है 5 दिन के लिए, ये सोच रहे चलो 5 दिन चलने को मिल जाएगा, रोज रोज के रूटीन से थोड़ी छुट्टी। ऐसे नहीं सोचते बेटा, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल अच्छी जगह है। और वैसे एक ही साल अभी बचा है ना, 10th होने के बाद तो फिर कॉलेज जाओगे। तो बेसिकली जब कोई गलती करता है, तो गलती करने वाले ऑफेंडर को बुलाया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारी ये सारी गलती है, इसके लिए हम तुमको ये सारा पनिशमेंट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो जर्मनी को बुलाया ही नहीं गया, ऑस्ट्रिया हंगरी को नहीं बुलाया गया, ऑटोमन एम्पायर के लोगों को नहीं बुलाया गया, बल्गेरिया को नहीं बुलाया गया। उन सबको इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करते समय बुलाया ही नहीं गया। So defeated countries were not invited, और उसके साथ साथ रशिया को भी नहीं बुलाया। ठीक है, आखिर में 28 जून को 1919 को फाइनली ये ट्रीटी पूरी तरह से बन जाती है। और इसे जबरदस्ती जर्मनी से साइन करवाया था। साइन नहीं करना चाहता था जर्मनी, लेकिन जर्मनी से कहा गया कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो हम तुमको बाइकआउट कर देंगे, बीच में तुम रहोगे, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें कोई ट्रेड के लिए रास्ता नहीं देगा, तुम्हारे साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारी जो हालत वैसे भी खराब है ना, उसको हम और बद से बदतर बना देंगे। तो इसको साइन करो, और इसमें जो भी बातें लिखी गई है ना, उसको कंपल्सरीली एग्री करो, मानो, और उसे इसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी फुलफिल करो। तो अल्टीमेटली जर्मनी को जबरदस्ती ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी। उस समय जर्मनी में जो राजा थे, मोनार्क,
उसको हटा दिया गया था। केसर विलियम टू जो राजा थे जर्मनी के, उसको, हाँ, KAISER, केसर विलियम, उसको हटा दिया गया था पावर से। और अब वहां पे नई गवर्नमेंट आई थी, वेइमार गवर्नमेंट, वेइमार रिपब्लिक। ये वेइमार रिपब्लिक आती है और साइन करती है इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल को। सबको लगता है कि यार ये बेवकूफ है हमारी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे कंट्री को तो बेच खाएगी। ऐसा कौन सोच रहा था? जर्मनी के लोग सोच रहे थे। क्योंकि गलती किसने करी थी बेटा? वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेने का फैसला किसका था? जर्मनी के किंग का, जो केसर विलियम था। लेकिन वो तो इस ट्रीटी को साइन करने के कुछ ही हफ्ते पहले अपने पोस्ट को छोड़कर चला गया था, एब्डिकेट हो चुका था, मोनार्की से उसको हटा दी गई थी। तो अब जो किंग ने सारी गलती की थी वो तो साइन करने से बच निकला ये ट्रीटी। और आखिर में साइन करने के लिए कौन आ जाता है? अभी अभी नई नई जो गवर्नमेंट बनी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वेइमार रिपब्लिक, वो आप पहुंचती है साइन करने। तो वेइमार रिपब्लिक की कोई गलती थी क्या? नहीं, उसने तो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं करवाया था जर्मनी ने। लेकिन उस पर सारा इल्जाम आ जाता है कि भाई हुई तो हुई हमारे किंग से गलती, तुम तो और भी बड़ी गलती कराए, तो जर्मनी को ही बेचा है, हमारे पास जो भी कुछ था उसका भी सौदा कराए तुम। हमारे राजा तो अच्छे थे नहीं, उन्होंने वॉर में हमारा बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन जो भी बचा था उसको भी तुमने गवर्नमेंट बनाकर इस ट्रीटी को साइन करके सब कुछ तो लुटा के आ गए। इसीलिए लोग जर्मनी में अपने ही गवर्नमेंट से क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब देखते हैं इस ट्रीटी में कौन सी चीजें लिखी हुई। फर्स्ट थिंग, टर्म्स है बेटा, मैंने चेक किया, टर्म्स है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट है, इस पर सारा का सारा दोष डाल दिया, वॉर गिल्ट क्लॉज इस पे साइन करवाई गई। जर्मनी से कहा कि भाई तू ही तू है, तेरी वजह से ही हो गया है वर्ल्ड वॉर 1। अब तू ही इस सारे वर्ल्ड वॉर 1 का जो कुछ भी लॉस हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी होगा। कितने लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर 1 में? कुछ लगभग 1,50,00,000 लोग मर गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन सभी के मौत की जिम्मेदारी किसके सिर डाल दिया गया? जर्मनी के सिर डाल दिया गया। लेकिन आप बताओ मुझे, पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ तो कौन से कंट्री ने कौन से कंट्री पर अटैक किया था? हाँ, ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? यस यस, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक किया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे, फ्रांस का आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ये तो मर जाते हैं ना सर्बिया जाकर, और इसी से तो आग लग जाती है हर यूरोप के हर कोने में। और तभी क्या हो जाता है, गुस्से में सर्बिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो वॉर शुरू किसने किया? बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगरी ने शुरू किया ना। तो सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करके वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने करी। तो सारा इल्जाम जर्मनी के सिर क्यों डाला? क्या बेटा? जर्मनी को एक पावर बनने से या फिर बैकवर्ड पर डाल, वो तो एक रीजन, ज्यादा डिजास्टर भी उसने किए थे, वो भी सही है, लेकिन वॉर की शुरुआत तो उसने नहीं की। देखो, जो झगड़े की शुरुआत करता है कल्प्रिट तो वही होता है ना, तो फिर वॉर के क्लॉज इससे क्यों साइन करवाया? तो कुछ ही बोल रहे डेवलपमेंट तो करी थी उसने, वो तो सही बात है, लेकिन सारा एग्जाम फिर ऑस्ट्रिया हंगरी पर क्यों नहीं डाला? क्योंकि वॉर की शुरुआत तो उसने करी थी। आप लोग जानते हो आंसर, लेकिन उसको स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो मैं दे देती हूँ स्टेटमेंट उसके पीछे। देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक किया, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक किया, वैसे ही सब जानते थे कि सर्बिया के सपोर्ट में दौड़ते भागते कौन आने वाला है? रशिया। रशिया उसके सपोर्ट में आने वाला है। अब रशिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी तो था नहीं, बड़ा सा प्लेयर था, बहुत सारे सैनिक थे, बहुत बड़ी मिलिट्री थी। इसका सामना करने की हिम्मत ऑस्ट्रिया हंगरी के पास अकेले थी? तो इसने कहां से हिम्मत जुटाई और सर्बिया पर अटैक किया? जर्मनी के बैकवर्ड। यस, वेरी गुड। तो जर्मनी ने बैकिंग दी थी बेटा।
जब इनिशियली इन्होंने स्टार्ट जर्मनी ने बैकिंग दी थी किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी को। तब जाके इसने वॉर डिक्लेयर किया था किस पर? सर्बिया पर। तब जाके सर्बिया की मदद करने जब रशिया आ जाता है तो रशिया क्या करता है? ऑस्ट्रिया हंगरी पर अटैक करता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी किससे मदद मांगता है? जर्मनी से। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को बचाने आ जाता है, अपने सेना भेजता है। जर्मनी को सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद नहीं करनी पड़ती, फिर उसको अटैक रशिया पे भी करना पड़ता है और बगल में बैठे फ्रांस एंड ब्रिटेन पर भी अटैक करना पड़ा। तो आप किसने लगाई थी बेटा? ऑस्ट्रिया हंगरी ने लगाई थी। लेकिन जल कौन गया उसमें? जर्मनी। समझ रहे हो? अपने दोस्ती के खातिर जर्मनी अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने के लिए आ जाता है और इसी मदद के चलते उसको कितनों का सामना करना पड़ता है? फिर रशिया का भी सामना करना पड़ता है, फ्रांस का सामना करना पड़ता है, ब्रिटेन का सामना करना पड़ता है। और लोग तो भूल ही जाते हैं कि वॉर किसने स्टार्ट किया था? ऑस्ट्रिया हंगरी ने। किसके बीच वॉर चल रहा था? सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच। और सारे लोग किसको टारगेट बना देते? जर्मनी को टारगेट बना देते, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता सर्बिया पर अटैक करने की अगर उसके पास जर्मनी की बैकिंग नहीं होती तो। समझ रहे? तो इसीलिए ये वॉर गिल्ट क्लॉज जो था वो जर्मनी के सिर पर लाद दिया गया और उससे साइन करवा दिया। बट बच्चों थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करके सोचो, क्या सिर्फ जर्मनी का ही सारा दोष था वर्ल्ड? नहीं, दोष तो बाकी कंट्रीज का भी था, फ्रांस का भी था, रशिया का भी था, ऑस्ट्रिया हंगरी का तो सबसे ज्यादा था, सर्बिया का था। अगर इनमें से 2-3 कंट्रीज भी चुप रहे होते और कहते कि नहीं हम वॉर नहीं करेंगे, हम आपस में बैठकर मामलों को सुलझाएंगे, जो भी डिस्प्यूट है वो वॉर करके नहीं सुलझाना, हम आपस में डिस्कशन से सुलझाएंगे, तो कभी वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता। 1-2 कंट्री शायद आपस में लड़ लेते, फिर उतना ही डैमेज होता और बाकी के कंट्रीज चुप हो जाते। लेकिन यहाँ पर कोई भी थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ काम करना ही नहीं चाहता। हर कोई अपने हाथ में गन और बम लेके ही खड़ा था कि कोई आए मुझे उकसा और मैं उस पर फेंक दूं बॉम्ब। यस और नहीं? अगर हालात ऐसे थे तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 1 रुकने वाला था ही नहीं। देन सेकंड, जर्मनी से कहा गया कि भाई तेरी वजह से एलाइज को बहुत लॉस हुआ। एलाइज को मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस को बहुत लॉस हुआ है। अब इस लॉस को तू पैसे देकर भरेगा। कितने पैसे मांगे गए उससे? 33 बिलियन डॉलर। हाँ डॉलर, रुपीस में डॉलर। अब 1 बिलियन की वैल्यू क्या होती है? 100 करोड़। 1 बिलियन इज 100 करोड़। बिलियन की वैल्यू है 100 करोड़। और हाँ डॉलर की तो वैल्यू है ही बहुत ज्यादा, तो खैर उसका तो छोड़ ही दो। तो 3300 करोड़ डॉलर भरना पड़ा किसको? जर्मनी को। ये भरना कब चालू करते हैं वो लोग? 1919 में भरना चालू करते हैं। और जानते हो इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट कब भरते? 2010 तक जर्मनी एलाइड कंट्रीज को ये पैसा भरते जा रहा है। अब कहीं जाकर उसका भर के खत्म हुआ है। देखो आगे क्या बताते हैं उनसे कहा जाता है कि आसपास में जितनी भी कोल माइंस है, क्या हुआ बेटा? जर्मनी का भी लाइन क्या ऐसे क्लोज करने के लिए कुछ किया था ना, हिटलर बाबू आए थे आगे आते, वो तो सब रोकने की कोशिश करते हैं। वो तो पूरी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को ही फाड़ के फेंक देते, बोलते नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला, जाओ तुम खट्टे। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। आगे चल के फिर से जब हिटलर मर जाता है ना और जर्मनी को सरेंडर करना पड़ता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वापस से उसका ये कंटिन्यू कर दिया। उससे कहा जाता है चले सुसाइड, खुद ने गोली मारकर मर गया, साथ में बीवी को भी मारा और उसका जो एक था ना आगे पीछे डोलता रहता था उसको भी मार दिया। खैर अब हिटलर पे मत जाओ, पहले जर्मनी को देखो। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और ये सब वर्ल्ड वॉर 1 में वो था हिटलर, ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पैदा होता है, नहीं, वो वर्ल्ड वॉर 1 में था। एक सैनिक था जर्मनी का। वर्ल्ड वॉर 1 में वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था।
ओके। और हारा तो बहुत उसको दुख भी हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुआ तो रो रहा था हिटलर। तो उसको ऐसा मत समझना अगले चैप्टर में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप आ रहा है तो तभी हिटलर पैदा हुआ है, नहीं, हिटलर बहुत पहले ही पैदा हो गया। अब उससे क्या कहा गया जर्मनी से, मतलब देखो लूट कैसे रहे हैं लोग, थोड़ा लूटने का है किसी को तो इन लोगों से एलिस से सीखना मिलेगा कैसा लूटा जाता है। उनसे कहा गया कि एक एरिया है सार नाम की, जरा पेज नंबर 113 के मैप को देखो, मैप को देख रहे हो बच्चों, वहां आपको एल्सेस लॉरेन के बगल में सार दिखाई देगा, SAR। ये सार नाम की जो जगह है ना वो बहुत अच्छी जगह है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे कोल माइंस, ये कोल माइंस जर्मनी से छीन लिए गए और कहा कि एलाइड ट्रूप्स जो है स्पेशली जो फ्रांस, इटली और बेल्जियम है, ये आगे चल के 10 साल तक इस एरिया को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। मतलब यहाँ पर मिलने वाला हर एक कोयले के टुकड़े पर अधिकार किसका होगा अब, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की, बेल्जियम और इटली की क्या होगी, अधिकार होगा, और इसका इस्तेमाल खुद जर्मनी नहीं कर पाएगा। फिर आता है एक और पॉइंट, जर्मनी और फ्रांस के बीच, यहाँ जरा देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहाँ है आपका फ्रांस, यहाँ आती है आपकी जर्मनी। फ्रांस के अगल बगल वाले जो एल्सेस एंड लॉरेन है वो तो छीन ही लिया, ठीक है। उसके बाजू में एक रिवर जाती है, रिवर का नाम क्या है, राइन रिवर। राइन रिवर बहती है कहां से कहां, जर्मनी से थोड़ा नेदरलैंड तक पहुंच जाती है ये रिवर। इस रिवर के इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, राइन वैली। ये पूरी राइन वैली क्या कर दिया गया, डीमिलिटराइज। अब ये राइन वैली किसके कब्जे में थी, पहले जर्मनी के कब्जे में थी। अब राइन वैली क्या था, एक आसान सा कॉरिडोर था, वहां से जर्मनी के लोग कहाँ घुस जाते थे, फ्रांस में, और उसको डिशुम डिशुम करके मार के उसको पूरा बेकार बना दिया था फ्रांस को। तो फ्रांस ने क्या कह दिया कि नहीं, अब इस राइन वैली में तुम्हारे लोग खड़े नहीं रहेंगे। मतलब ये राइन रिवर जो बह रहा है ना उसके इस वाले हिस्से में और थोड़े से इस वाले हिस्से में मैं अपने ट्रूप्स को लाके खड़ा कर दूंगा, फ्रांस कह रहा है ये जर्मनी से कि मैं अपने ट्रूप्स लाके खड़ा कर दूंगा और जर्मनी तुम अपने लोगों को वहां नहीं खड़ा रखोगे। मतलब एक तरीके से जर्मनी से पूरी राइन वैली की जो एरिया थी वो छीन ली गई। किसने छीना, फ्रांस ने छीना। कितने साल के लिए छीनने वाला है वो, ये 15 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए उसने ये छीन लिया, दे भी दिया इन लोगों ने, करते क्या बेचारे, हारे जो थे। फिर जर्मनी ने एल्सेस और लॉरेन नाम की जगह, जानते हो पिछले क्लास में मैंने समझाया था 1871 में 1870s में सॉरी फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था। उस वॉर में फ्रांस से एल्सेस और लॉरेन नाम की जगह को कैप्चर कर लिया था किसने, जर्मनी। अब वापस से ये जगह उसको फ्रांस को लौटा देना पड़ा, एल्सेस एंड लॉरेन उसको दे देना पड़ा, जर्मनी को दे देना पड़ा फ्रांस। नेक्स्ट एक और जगह है यूपेन एट मेलमेडी। यूपेन एट मेलमेडी जो नाम की जगह है वो बेल्जियम के ईस्ट में आती है। बेल्जियम के ईस्ट में मतलब जर्मनी के बगल में, यस और नो। अब जर्मनी के बगल में ये आने वाली जगह जर्मनी से छीन कर बेल्जियम को दे दी। अरे बेल्जियम भी तो था ना वॉर में, किसके साथ था, एलाइड्स के साथ था ना, तो उसको भी तो जीत का कुछ ना कुछ फल तो मिलना चाहिए। वो कैसे ही फालतू में आया था क्या, उसको भी कुछ दो। तो उसको क्या दे दिया, यूपेन एट मेलमेडी नाम की जगह दे दी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज थे, इसीलिए ये जगह उठाकर किसको दे दिया, बेल्जियम को दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते थे ना यूपेन एट मेलमेडी में, यहाँ के सभी लोग दे यूज्ड टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज, so you can understand they are having German ethnicity। तो इनको काट कर बेल्जियम के साथ जोड़ दोगे तो क्या कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, नहीं। इनका मन नहीं लग रहा था बेल्जियम में, इनको लग रहा था यार हम तो कहाँ के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, हमको जर्मनी के साथ रहना चाहिए।
कल को पता चला बॉम्बे को महाराष्ट्र से निकाल कर यूएसए के साथ जोड़ने की प्लानिंग हो जाएगी, तो क्या ये चीजें हजम होगी बेटा? नहीं होगी ना। वैसा ही फिर क्या हो गया, इनसे और क्या ले लिया गया? शेल्स्विग नाम की एक जगह है, वहां देख रहे हो बेटा ऊपर, जर्मनी के ऊपर एक ग्रे कलर का शेडेड पोर्शन है, वो जगह का नाम है शेल्स्विग। ये किसको दे दिया? डेनमार्क को दे दिया गया, डेनमार्क ने छीन लिया। पॉलिश कॉरिडोर बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, मतलब पोलैंड नाम की एक नई कंट्री बना दी गई, चेकोस्लोवाकिया नाम की नई कंट्री बना दी गई, यूगोस्लाविया नाम की नई कंट्री बन जाती है। यूगोस्लाविया किससे मिलकर बनी है? पहले क्लास में मैंने बताया था, बॉस्निया हर्जेगोविना नाम के दो कंट्रीज थे जो एक ही बन गए थे, और इनको किसने ले लिया था अपने कंट्रोल में? ऑस्ट्रिया हंगरी ने ले लिया था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के बगल में कौन था? सर्बिया। बॉस्निया में जब वो राजा जी घूमने आते हैं, मतलब आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड घूमने आते हैं सराजीवो में, तो उनको मदद कौन करता है मारने के लिए बॉस्निया वालों को? सर्बियंस मदद करते हैं ना। ब्लैक हैंड में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर सर्बियंस ही होते हैं, तो उन्होंने मदद करी थी। तो ये सर्बियंस, बॉस्निया हर्जेगोविना सारा मिलकर एक नया कंट्री बन जाता है जिसका नाम है यूगोस्लाविया। उसके अलावा आप देख सकते हो ऑस्ट्रिया हंगरी तो छूट गए, देख रहे हो डायग्राम में, मैप में कितने छोटे छोटे बन गए। पहले क्या था, पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी एक बड़ा सा एम्पायर होता था। अब इस ट्रीटी के बाद इसका हालत देखो, मैल नरिश जैसा बच्चा लग रहा है, वो कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर। जर्मनी से भी बहुत कुछ छीन लिया गया। इनफैक्ट चेकोस्लोवाकिया जो बना है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी तीनों के एरियाज को मिलाकर बनाया गया है, जिसको आप चेकोस्लोवाकिया कह रहे हो। रोमेनिया रोमेनिया थोड़ा बढ़ गया है साइज में, उसको जरा एक्स्ट्रा एरिया मिल चुका है। पोलैंड तो एक नई की नई कंट्री बन गई है, और इस पोलैंड को थोड़ा ऊपर देखो आप, ईस्ट प्रशिया दिख रहा है आप लोगों को? ईस्ट प्रशिया पोलैंड के ऊपर, उसके भी थोड़े से ऊपर देख रहे हो आपको एक छोटा सा ग्रे कलर वाला हिस्सा दिख रहा है शेडेड, यही एरिया है डैंजिंग, DANZIG, डैंजिंग। ये डैंजिंग एरिया जो था वो पहले किसके अंडर में था? जर्मनी के पास, और जर्मनी को इसका बहुत फायदा था, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था। और देखो वहां बगल में पानी भी है, मतलब पानी से ये क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। इंडस्ट्री में बनाओ सामान, बोट में डालो भेज दो, इंडस्ट्री में बनाओ बोट में डालो भेज दो। तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग सेंटर हुआ करती थी डैंजिग। लेकिन अब जर्मनी से ये भी छीन लिया गया, और ये किसको दे दिया गया? पोलैंड को, क्योंकि पोलैंड तो अभी अभी नई नई कंट्री बनी हुई है यहाँ पर, और इस पोलैंड को भी एक पोर्ट होना चाहिए ना, पानी का जरिया होना चाहिए जहाँ से वो ट्रेड कर सकता है, इसीलिए पोलैंड के पास वो एक पोर्ट की तरह दे दिया गया। क्या? डैंजिग। अब आगे देखते हैं, जितने भी कॉलोनीज जर्मनी ने एस्टैब्लिश करी थी वो सारे कॉलोनीज क्या कर दिए गए? जर्मनी से छीन लिए गए। और किसने ले लिया बेटा छीन कर? एलाइड पावर्स ने ले लिया। जैसे एशिया में, अफ्रीका में बहुत सारे कॉलोनीज थे ना जर्मनी के, बेटा बाद में थे, पहले सुन ले मेरी बात। तो जर्मनी के बहुत सारे कॉलोनीज थे एशिया और अफ्रीका में, वो सारे कॉलोनीज जर्मनी से छीन कर एलाइज ने आपस में बांट लिया, अपने पास रख लिया। फिर एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, चाइना और जापान। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, जापान के पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतरने का कोई बहाना नहीं था, तो उसने एक बहाना ढूंढा कि जितने भी कॉलोनीज जर्मनी ने फार ईस्ट में एस्टैब्लिश करे वो सब मुझे चाहिए। जर्मनी कौन आता है वहां से यहाँ आकर कॉलोनी बनाने वाला? भाई मैं तो नजदीक रहता हूँ, मैं अपनी कॉलोनी बनाऊंगा यहाँ, ये कहकर वो वॉर में उतर कर आता। जब जापान वॉर में उतरा है ये देखकर चाइना भी बोलता है यार मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, मैं भी अलायंस का ना थोड़ा साथ दे देता हूँ। वैसे उस समय में चाइना कोई फ्री कंट्री नहीं थी, चाइना में भी कॉलोनीज एस्टैब्लिश हो चुके थे, ब्रिटेन और फ्रांस। तो उसने कहीं ना कहीं उसको भी जबरदस्ती क्या कर लिया था? अलायंस का सपोर्ट करने के लिए फोर्स किया। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? बेटा क्या हुआ, समझ रहे हो? ध्यान है ना? ये शुरू में आपका कनेक्शन लग रहा था मुझे क्लास में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है भटक गई, पता नहीं कहाँ कौन से यूरोपियन कंट्री में जाके बैठ गई है। थोड़ा ध्यान दो, क्लास में कनेक्टेड रहो। इसके साथ आके बैठ, यहाँ बैठी रहती है ना तो अच्छे से ध्यान देती है। आ जा यहाँ पर, आ जा। रहने देना, फैन ही तो लगा हुआ है, कौन सा मॉन्स्टर तेरे सिर पे घूम रहा है? हाँ सुनो,
तो यहाँ पे क्या होता है, चाइना बोलती है यार मुझे तो कुछ चाहिए, मैं तो कॉलोनी हूँ किसकी, ब्रिटेन और फ्रांस की, तो ये लोग मुझे भी कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन जब जर्मनी से सब कुछ छीन लिया गया तो इस फार ईस्टर्न एरियाज में बसे हुए जर्मनी की कॉलोनीज भी छीन लिए जाते हैं। लेकिन छीन कर अब किसको दिए, जापान को। चाइना को तो कुछ भी नहीं मिला, हाथ फैला के बैठा रहा चाइना, हाथ में कुछ नहीं लगा। तो चाइना क्या हो गया, अब नाराज हो गया है किससे, एलाइड पावर्स से। लेकिन अब कर भी क्या सकता है, खुद ही क्या है, एलाइड पावर्स का कॉलोनियल रूल है, तो उसने कुछ कर भी नहीं पाया। अब जर्मनी पर एक लिमिटेशन लगा दी गई। पहले जो जर्मनी के पास सेना थी वो 20 लाख की सेना थी, कितनी, 20 लाख। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर उसको कह दिया गया कि तुम डिसआर्म करोगे अपने आप को, इतनी बड़ी सेना रखने की कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें, सेना रखते हो, पावरफुल बनते हो, शक्तिमान की तरह हमारे ऊपर आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो क्या, जाओ अब से तुम सिर्फ 1 लाख की सेना रखोगे, कितनी, 1 लाख। मतलब 19 लाख सोल्जर्स ऑफ जर्मनी में क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास तो काम ही नहीं बचा, यस और नो, तो उनको आर्मी में से हटा दिया जाता है। डिसाइड्स नेवी में भी लोगों की लिमिटेशन लगा दी जाती है, नेवी में ये 15,000 से ज्यादा लोग काम पर नहीं रखेंगे और 24 से ज्यादा शिप्स इनके पास नहीं रहेंगे। एयरफोर्स और सबमरीन तो रखना इनके लिए मना था, एयरफोर्स एंड सबमरीन, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो ये पहुंचाते थे इन्हीं दो क्षेत्रों की मदद से पहुंचाते। तो ये क्या हुआ, बने बेटा बने, छोटे मोटे ही सही होते होंगे, कुछ ड्रोन जैसे ऊपर उड़ के जाते, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज क्या कर दिया गया था, इनको बैन कर दिया गया था, कहा था कि नहीं आप नहीं रख सकते। अब देखो इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर में इससे क्या कहा जाता है कि तुम लीग ऑफ नेशंस भी ज्वाइन नहीं करोगे। जानते हो लीग ऑफ नेशन क्यों बनी हुई थी, सब आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक और वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, इसीलिए बनी थी लीग ऑफ नेशंस। तो इन एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था कि लीग ऑफ नेशंस बनेगा, लेकिन इस लीग ऑफ नेशंस में जर्मनी को इंक्लूड ही नहीं किया गया। क्यों ऐसा करते हैं, चलो वो भी देखो। लीग ऑफ नेशंस बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि फिर कभी जो पीस है, जो शांति है यूरोप की, वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, शांति बनी रहे। बट व्हेन द टाइम केम टू फॉर्म लीग ऑफ नेशन एंड इंक्लूड इट्स मेंबर स्टेट्स, तो मेंबर स्टेट्स कौन कौन नहीं बने बेटा वो देखते थे। यहाँ तक की कहानी समझ आई है ना, कुछ डाउट है क्या किसी को, सब नींद में हो क्या, तो हाँ या ना तो बोलो। तो देखो कौन से मेंबर स्टेट्स के लीग ऑफ नेशंस के, लीग ऑफ नेशंस कब बना, लीग ऑफ नेशंस बना 1920, ठीक है। और इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन है, बेसिकली यहाँ पे ब्रिटेन है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स का नाम लिख लो, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग थे, ब्रिटेन और फ्रांस। और किन लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया गया लीग ऑफ नेशन में, तो वो थे रशिया, जर्मनी और खुद यूएसए, हाँ खुद यूएसए। सुनो सुनो कहानी सुनो, सबसे पहले जर्मनी से कहा गया कि भाई तू लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन सकता। अब ऐसा क्यों कहा गया उसको, क्योंकि जर्मनी ने क्या कर दी थी, बहुत ही तहस नहस कर दिया था सब कुछ वर्ल्ड वॉर 1 में। उससे कहा गया कि हम तो तुझको कंट्री ही नहीं मानते, तुझको तो इतना भिखारी टाइप बना दिया है कि तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो तू कंट्री कहाँ से रहा, हम तुझे कंट्री की स्टेटस ही नहीं देते हैं, जाओ जो करना है कर लो। ऐसा कहकर जर्मनी को रास्ते से हटा देते हैं, कहते हैं कि वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन सकता। अब रशिया तो बीच में बॉल छोड़ के चला गया था ना, तो अब उसको बीच में बुलाएंगे तो पता नहीं कुछ कुछ मांगने लग जाएगा,
फिर जो इनको मिला है वो उनको बांटना पड़ेगा रशिया के साथ। तो ये बांटने से बचना चाहते थे, तो अब बचे कैसे? रशिया को भी कह दिया कि तुम लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं करोगे, तुम मेंबर नहीं बनोगे लीग ऑफ नेशंस। तो रीजन देखो ये देते, नहीं नहीं छोड़ के गए तो गए, लेकिन तुमने क्या किया रशिया में, वहां पर जो सार निकोलस II मोनार्क थे उसको पावर पे से हटा दिया। वहां पर 2 रेवोल्यूशन हुए, याद है आपको? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो चलो सुन लो। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में रशियंस क्या करते हैं, मोनार्की को हटा देते, ठीक है, मोनार्की हट जाती है और वहां पे आ जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट। वहां पे बोल्शेविक्स का रूल होता है। बेसिकली ये बोल्शेविक लोग क्या होते हैं, ये कहते हैं कि हमको राजा महाराजा वगैरह नहीं चाहिए, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, खुद डेमोक्रेटिकली इसको चलाएंगे। ज्यादा डेमोक्रेसी की भी बातें नहीं करते ये लोग कम्युनिज्म की बातें करते, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट सारा चीज अपने अंडर कंट्रोल में रखता है, हर चीज गवर्नमेंट से पूछ के करनी पड़ती है। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब मान लो कि इस बच्चे ने एक घर खरीद लिया, ठीक है, तो ये घर इसका नहीं होगा, ये घर होगा गवर्नमेंट का। तो खरीदने का कुछ मतलब है क्या? नहीं। हर चीज किसके पास है, किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। आपको आपका काम बांट दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से उस काम को करते रहेंगे। आपको साल के एंड में, महीने के एंड में जो भी है तनख्वाह दे दी जाएगी। आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने का, डिसीजन लेने का सारा पावर किसके हाथ में रहता है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, कम्युनिस्ट लीडर के पास रहता है। लेकिन आप खुद ही सोचो, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, क्या ये कम्युनिस्ट कंट्रीज है? कैसे कंट्रीज है फिर? क्या सर, जोर से बोलो। मोनार्की तो है बेटा, लेकिन डेमोक्रेटिक भी ठीक है, एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके साथ साथ एक किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें उसमें बताओ, कौन सी कंट्री है ये? कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यानी इंडस्ट्री को ज्यादा पोटेंशियल जिसके पास है उसके पास पैसा आएगा। मतलब अगर ये बच्चा एक घर खरीद सकता है खरीद ले, ये बच्ची 5 घर खरीद सकती है तो खरीद ले, कोई नहीं रोकेगा उसको। वो जितना जो कुछ प्रोसेस करना चाहती है वो कर सकती है, प्रोवाइडेड उसके पास पैसे हैं तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, वो हर किसी को अपने पोटेंशियल के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका देता है। ये नहीं कहता कि जिसका पोटेंशियल नहीं है उसका भी हाथ पकड़ के तुम आगे चलते रहो। ये तो अगर जिसका पोटेंशियल नहीं है आगे बढ़ने का, उसको भी अगर आप फाइनेंस करते रहोगे, पैसा देते रहोगे, तो खुद कब आगे बढ़ोगे? तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अच्छी नहीं लगती। तो बेसिकली यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल भी रशिया को पसंद नहीं करता था, उसको डर लगता था जिस दिन रशिया के लोग अमेरिका में आएंगे और यहाँ के लोगों के कान भरेंगे ना कम्युनिज्म के बारे में, तो सारे लोग कैपिटलिस्ट नेशन को भुलाकर कम्युनिस्ट नेशन का डिमांड करने लगेंगे। क्योंकि कैपिटलिस्ट नेशन में अमीर लोग तो हर कोई नहीं हो सकता ना। जैसे इंडिया में भी देख लो, अमीर कौन है? अंबानी है, बिरला है, गोदरेज है, जिनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, वो लोग अमीर है। और बाकी के लोग क्या है? गरीब। तो गरीब लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है और गरीब लोगों का पॉपुलेशन, सॉरी, अमीरों का पॉपुलेशन कम है और गरीब लोगों का पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। पुअर पीपल आर मोर एंड रिच पीपल आर लेस। तो जिस भी कंट्री में अगर पुअर लोग ज्यादा रहेंगे तो वो तो चाहेंगे ना बेटा सारा चीज किसके पास आ जाए? गवर्नमेंट के पास आ जाए, ताकि गवर्नमेंट हर चीज उनको बराबरी से बांट कर दे देगी। तो ये लोग डरते थे बेटा, कौन? फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए डरते थे कि कहीं रशिया के लोग ये उटपटांग सी चीजें लेकर हमारे पास आ गए तो हमारा कैपिटलिस्ट कंट्री क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो, तुम बोलो। तुम बन जाओगे, क्या बन जाओगे? ध्यान नहीं देते हो तुम क्लास में बेटा, तुम देखते हो मेरी तरफ लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे रहते हो। तुम्हें बस क्लास में रहना है और कंटेंट पे ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? कंटेंट, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये नहीं चाहते थे कि ये कम्युनिस्ट हवा है यहाँ पर यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन में फैले। तो एक बहाना बना दिया, कह दिया गया रशिया से कि तुम लीग ऑफ नेशन के मेंबर नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि हम तुम्हारे यहाँ पे तो सरकार बनी है ना, तो बोल्शेविक गवर्नमेंट, उसको सरकार मानते ही नहीं।
तुम फिर से अपने राजा सार निकोलस II को ले आओ, फिर तुमसे हम बात करेंगे, ये कहकर रशिया को रास्ते से हटा दिया। अब देखो यूएसए क्यों रास्ते से हटता है? भाई यूएसए के जो वुड्रो विल्सन थे ना, WW, इसने ही क्या किया था, आइडिया दी थी कि क्या बनानी है, लीग ऑफ नेशन। 14 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन जब उसने लिख के दिया था, उसी में तो उसने लिखा था कि लीग ऑफ नेशन बनानी। और जब लीग ऑफ नेशन बन गया तो खुद यूएसए ही उसमें नहीं है। मतलब आप ही कोई चीज को प्लान करो, पिकनिक वगैरह प्लान करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और खुद आप ही उस पिकनिक में ना जाओ और बाकी सब चले जाएंगे, कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हालत था बेटा यूएसए का। यूएसए ने लास्ट मिनट पर कह दिया कि मैं लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बनूंगा। इसके पीछे भी रीजन था कि क्यों यूएसए ने लास्ट मिनट पर बैक ऑफ कर दिया, कहा कि नहीं, आई डोंट वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनेगा तो लीग ऑफ नेशन के बनाए हुए रूल्स को भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, और इसके रूल्स को फॉलो करने लग गया तो उसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। एज एन इंडिविजुअल यूएसए जितना पावरफुल है, वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनने के बाद उतना पावरफुल रह पाएगा क्या? इसीलिए यूएसए ने सोचा कि जाने दो, आइडिया मैंने दिया तो दिया, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ क्या, लीग ऑफ नेशन, क्योंकि अगर ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे खुद की क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस एज एन इंडिविजुअल कंट्री कम हो जाएगी। ठीक है, लीग ऑफ नेशन यूएसए ज्वाइन नहीं किया, पर ये दोनों तो करना चाहते थे। कौन? रशिया और जर्मनी दोनों ही करना चाहते थे लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन, लेकिन उन दोनों को तो मना कर दिया, हटा दिया रास्ते से, बिल्कुल बेइज्जत करके, इंसल्ट करके कहा कि नहीं, तुम दोनों नहीं आ सकते। जहां इसको हटा रहे थे बेटा, वहां किसको जोड़ रहे थे पता है? इंडिया को। इंडिया को बना लिया फाउंडर मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। वो भी तब वाली इंडिया, 1920 में। इंडिया को क्या फ्रीडम मिला था? नहीं, हम किसके अंडर थे? ब्रिटिश रूल के अंडर थे। हाँ, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि इंडिया तू भी आ जा, तू भी बन जा लीग ऑफ नेशन का मेंबर। उस समय इंडिया में क्या चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, और ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि इंडियन सब एक साथ होकर ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो वैसे भी हम तीनों ने ही तो मिलकर, हम दोनों ने बेसिकली, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन बनाया। तो हाँ, यूएसए शुरू में था, लेकिन मेजर रोल प्ले करने वाले ये दो ही जन, अदरवाइज देयर वर अदर कंट्रीज आल्सो मेंबर। ट्रीटीज भी साइन हुए, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? इन्हीं दो लोगों के पास। पावरफुल कंट्रीज यही दो थे लीग ऑफ नेशन में, बाकी लोग ट्रीटी साइन करके घर गए, सो गए, सोचा भी नहीं लीग ऑफ नेशन का क्या होने वाला है आगे। बॉर्डर करके भी क्या कर लेते, उतनी मिलिट्री, उतना पावर, उतना फोर्स, वो भी तो होना चाहिए, वो तो था ही नहीं लोगों के पास, जो ही मेजर पावर। तो इन लोगों ने यहाँ पे, ब्रिटेन ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने के लिए और इंडियंस को थोड़ा बहला फुसला कर इनके अच्छे गुड बुक्स में जाने के लिए इंडियन से कहेंगे कि आजा, तुझे हम लीग ऑफ नेशन का क्या बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं। अब अगर तू लीग ऑफ नेशन का मेंबर बन गया तो देख, ग्लोबल लेवल पर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर तेरी इज्जत हो रही है इंडिया, तू नाराज मत हो, तू मेरा गुलाम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी देख, लोग तेरा इज्जत करते हैं, तेरे को सम्मान दे रहे हैं, और लीग ऑफ नेशन में क्या बना रहे, मेंबर बना रहे। तो तू खामखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करके अपना वक्त क्यों बर्बाद? समझे? इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमसे कहा। और देखो आगे क्या होता है अल्टीमेट। अब कुछ डाउट है बेटा इस पूरी कहानी में, यहाँ तक कुछ क्या होता है? हाँ हाँ, इंडिया गया था बेटा, इंडिया के उसमें एग्री जैसा कुछ बात है भी नहीं, सही है वो भी, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर है तो ब्रिटिशर्स जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और ब्रिटिशर ही तो गया था इंडिया के बिहाफ पर वहां साइन करके आने के लिए, तो कौन सा इंडियन गया है साइन करके आने? लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनने के लिए, हाँ, साथ में गंगा सिंह भी गए थे, वो बीकानेर से राजा थे, उसको लेके गए। एक आदमी से क्या फर्क? यहाँ पे बाकी सारे मेजर लीडर्स तो झंडे लेके मोर्चा कर रहे थे ब्रिटिश को भगाने के लिए, वहां वो जाकर साइन करके आ रहे। वैसे भी उस समय उस लीग ऑफ नेशन का हमें कोई इंपॉर्टेंस तो था नहीं, हमें लग रहा था क्या ही हो जाएगा लीग ऑफ नेशन को साइन कर देने से,
या इसका मेंबर 1 लेने से, क्योंकि एक तो लीग ऑफ नेशंस की क्या थी, सिर्फ 2 ही कंट्रीज की लीग थी बेटा, ब्रिटेन और फ्रांस, और बाकी कोई उसमें डिसीजन मेकिंग पावर वाला कंट्री था ही नहीं। अगर आप लीग ऑफ नेशंस बना लो तो सारे नेशंस का लीग बनाओ ना, लीग ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस बनाएंगे और लीग ऑफ नेशंस जैसा बड़ा नाम दे दिए। ठीक है बेटा, बीच बीच में सो भी ना, सीधे बैठो, स्पाइन स्ट्रेट और आंखें बोर्ड पर, और कान में मैं जो बोल रही हूँ ना वही सुनेंगे, समझे, और दिमाग खुला रखना है। चलो इस तरह से बेटा, सबसे पहले तो इसको बहुत दुख हुआ, इसका बहुत कुछ छीन लिया गया है, और दूसरा दुखी एक और कंट्री था इस समय, वो था आपका इटली। बहुत उम्मीदें थी इसको, ब्रिटेन के साथ उसने ट्रीटी साइन जो करी थी, ट्रीटी ऑफ लंदन, और उसको लगा था कि जर्मनी से बहुत कुछ छीनकर अब मुझे देने वाले हैं बहुत कुछ, हाथ तो कुछ भी नहीं लगे इसके, एक दो टूटे मुटे टेरिटरीज इसको दे दिए गए थे, तो ये भी बड़ा दुखी था। यहाँ 2 कंट्री सबसे ज्यादा दुख में थे, एक है जर्मनी, दूसरी है इटली। ये जर्मनी में आगे चल के नाजिज्म फैल जाता है, फैलाने वाला आदमी है आपका हिटलर अंकल। इटली में फैसिज्म फैल जाता है, इसको फैलाने वाले कौन है, बेनिटो मुसोलिनी। तो इन्हीं सब ट्रीटीज की वजह से और जिस तरह से ये सारे हालात हो गए थे, लीग ऑफ नेशंस बना, वो भी जैसा कुछ लीग तो था नहीं, सारे डिसीजन ब्रिटेन और फ्रांस ही ले रहे थे, ऐसे में बहुत सारे कंट्रीज अनहैप्पी थे, और अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बनाने का फाउंडिंग स्टेप तो यही ट्रीटी ऑफ वर्सेल में ही रख दिया गया। ठीक है, एनी डाउट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एनीथिंग दैट इज, जर्मन का रीजन क्या था, जर्मन का लीग ऑफ नेशंस क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि जर्मनी को तो हमने इतना बर्बाद कर दिया है। किसने कहा बेटा, फ्रांस और ब्रिटेन। वो तो समझना ही नहीं चाहते थे जर्मनी को एक कंट्री की तरह, वो तो जर्मनी को क्या समझना चाहते थे, बस एक स्लेव की तरह जिसके पास अपना कुछ ताकत ही नहीं है। वो तो क्या है, सारे गलतियों का फसाद का जड़ किसको समझ रहे थे, जर्मनी को। तो ऐसे में उसको सम्मान देके फूल वूल बरसा के लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनाते तो जर्मनी तो और भी उनके सिर चढ़ जाता, तो उसको उन्होंने मेंबर नहीं बनाया लीग ऑफ नेशन। बेटा सो रही है तू भी, आज इस क्लास में हो क्या गया है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है बेटा, वर्ल्ड वॉर 1, और आप लोग सो रहे हैं। और कुछ डाउट है वर्ल्ड वॉर 1 में? अब जहां तक मुझे याद है हाईकोर्ट वाले चैप्टर में लास्ट वाला एक हिस्सा है लोक अदालत का, जो तुम लोगों ने पिछली बार मुझे पढ़ाने नहीं दिया, कहा कि नहीं मैम क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब जब 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है तो ये लोक अदालत की बातें कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो लोक अदालत बेसिकली क्यों बनाया जाता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बना है। उस समय इंडिया में जो जजेस हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स थे, और एक ब्रिटिश जज क्या करते थे, इंडियंस को बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे, और ब्रिटिश अक्यूज को, यानी ब्रिटिशर ने किसी गुनाह किया है उसको सत्ते में छोड़ देते थे। तो ऐसे में अगर हम कोई आपस में डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं तो हमको इन ब्रिटिश कोर्ट के पास जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा किसने बोला, गांधी जी ने बोला। और इन्होंने कहा कि हम अपना एक नया ही कोर्ट एस्टैब्लिश कर लेंगे, हर गांव में छोटे मोटे कोर्ट बना लेंगे, और इसको इसी में जाकर हम अपने जस्टिस को मांग लेंगे। सो लोक अदालत वाज नोन एज पीपल्स कोर्ट। गांधीयन प्रिंसिपल पर बना हुआ है, पीपल्स कोर्ट कहते हैं इसको। मान लो अगर ये दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, दोनों को चाहिए कोई चीज, और दोनों ही लड़ झगड़ रहे हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल है, थोड़े में टाइम के लिए झगड़ा कर ली, तो इस झगड़े को अभी तक आप लेके कोर्ट में नहीं गए, यानी ये क्या है, प्री लिटिगेशन फेज पे। लिटिगेशन फेज मतलब अगर कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट कोर्ट में ले जाकर फाइल कर दिया गया, इसका केस बन गया है, तो वो क्या हो जाता है, लिटिगेटेड केस, जिसका ऑलरेडी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। लेकिन अगर इसका लिटिगेशन फाइल नहीं हुआ है, इसका केस नहीं बना है, इससे पहले ही झगड़ा तो हो गया ना आप दोनों में, आप दोनों डिसाइड कर लो आप कोर्ट जाने वाले हो, बॉम्बे हाई कोर्ट,
लेकिन उससे पहले ही अगर आपके केस को किसी ने सुलझा दिया तब तो आप कोर्ट नहीं जाओगे ना। कोर्ट जाने से पहले ही आपका डिस्प्यूट अगर सुलझ जाता है तब तो कोर्ट जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा आपके पास। तो ऐसे में ये लोक अदालत बना था। लोक अदालत क्या कह रहा है? लोक अदालत कहता है कि आपको अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट है जो या तो कोर्ट कभी गया ही नहीं है या फिर कोर्ट में जाकर बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 10 साल 15 साल हाई कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसको आप शिफ्ट करके कहाँ ले आ सकते हो बेटा? लोक अदालत ले आ सकते हो। शुरू में ये नहीं था, इतना ज्यादा स्पीड से ये बना नहीं था, लेकिन जस्टिस पी.एन. भगवती जस्टिस पी.एन. भगवती ने ये कहा कि हम लोक अदालत को बनाएंगे। क्या बातें हो रही है वहां पर? पेज नंबर 270 है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या करते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 को बनाकर इसके अंदर क्या करेंगे, सबको क्विक लीगल एड दे देंगे, क्विक जस्टिस दे देंगे। और यहाँ पर आपको अगर अपना केस लेकर जाना है ना, कोई लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉयर के खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ऐसे ही चले जाओ, जिस भी कपड़े में वो टी शर्ट वगैरह पहन लो और चले जाओ और खुद अपने केस को बताओ और अपने केस को सुलझा लो। और वहां पर जो बैठकर जजमेंट देंगे ना, वो जजमेंट देने वाले लोग अक्सर रिटायर्ड जज होंगे। और वो जजमेंट ऐसा नहीं देंगे कि भाई आपको नाराज कर दिया, दूसरे को खुश कर दिया, या आपको खुश कर दिया है और आपके दूसरी पार्टी को नाराज कर दिया है। नहीं, यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए लोग नहीं बैठे। ये क्या करते हैं, दोनों की बात रख लेते हैं और एक मिडिल वे निकालते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। मतलब मान लो अगर आप दोनों चॉकलेट के लिए लड़ रहे हो तो लोक अदालत में पहुंचोगे तो कहेंगे आपको कि भाई दोनों आधा आधा करके खा लो, आपको भी और आपको भी, दोनों को चॉकलेट मिल जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, आपके दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसको सुलझा देंगे। लॉयर की जरूरत तो है नहीं बेटा यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको कोर्ट की फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप इसी चॉकलेट वाले झगड़े को लेकर हाईकोर्ट जाते तो सबसे पहले आप पर 1500 या 2000 का बिल लग जाता, जो कोर्ट आपसे ले कहता है कि भाई हम अपना समय दे रहे हैं आपको, आपके डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हमारा जज दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये फी भरनी पड़ेगी। लेकिन लोक अदालत में आपसे कोई भी कोर्ट फी नहीं मांगी जाएगी। अब जब से ये एक एक्ट बन चुका है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, तब से ये कंपलसरी बन गया है हर स्टेट गवर्नमेंट को कि उसके अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत सेटअप करवाना पड़ता है। पीरियोडिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स इट हैज टू नेसेसरीली गेट अ लोक अदालत सेटअप इन दैट एरिया। तो लोक अदालत कहाँ बैठता है? किसी भी एक गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट स्कूल में, किसी क्लासरूम में, या अगर कोई जगह नहीं मिली तो खेत में भी बैठ जाती है लोक अदालत। किसी की खेत अगर बंजर है, वहां कोई आता जाता नहीं है, तो उसको थोड़ा साफ करा के वहीं बैठा सकते हैं लोक अदालत। सो यहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल केस नहीं जा सकते। मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया है तो वो केसेस यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे जो सिविल केसेस होते हैं वो तो यहाँ पे जरूर जा सकते हैं। सो सिविल केसेस दे आर टेकन टू लोक अदालत फॉर सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट। छोटे मोटे इलाके जैसे फैक्ट्री फार्म में यहाँ पे डिस्प्यूट सेटल की जाती है। ऐसा नहीं हुआ है आज तक कभी भी कि लोक अदालत में केस गया और उसके बाद वहां से सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला है, इसीलिए वो केस आगे चल के किसी हाई कोर्ट में चला गया। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो लोक अदालत में जो कुछ भी वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जो रेजोल्यूशन देते हैं वो अक्सर सबको पसंद किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा बचा हुआ है, वो अगले क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना आप लोगों को? और ऐसे नींद में क्यों रहते हो तुम लोग? क्या स्कूल में क्या पढ़ते थोड़ा फ्रेश होके आया करो क्लास में।
ये बात हाँ तो इस बात का कहते हैं मेरा नाम क्या है ऐसा नाम करेंगे ऐसे एक अरे बात जुबान हैप्पी बर्थडे करूँ क्या विश अभी इसमें मैं आपसे पूछ लिया रहेगा की लड़की लविशा एक जानवी एक वो एक लड़का मतलब रात को 12 बजे के 4 बजे से 3 लड़कियां तो आज चैनल है ये दोस्त वाली लड़की मेरे को भाई ये हाउ टू ड्रेस इसके बाद यार उनको देखने में आ रहा है ये इससे बात लोगे इस पे रुका तो हमारे देश में बात ये ताने की क्या ये नहीं कर सकते ये वाला तो देखा नहीं भाई गाने जाते हैं कौन पाकिस्तान एक भाई